नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, मध्य प्रदेश में हमारी वर्ग 2 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया बहुत ही जल्दी आने वाली है। और इस समय क्या हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं और फ़ोन आ रहा है जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं कि सर किस प्रकार हमारी जो वर्ग 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है ये संपादित होने वाली है। तो साथियों, यह वीडियो आज जितने भी हमारे जो ग्रेड 2 के कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद फायदेमंद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें एक एक प्रक्रिया को आपके पूरे बारीकी से आपको समझाया गया है। तो जैसा कि साथियों हम जानते हैं, आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो वर्ग 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया है इसको हम आज बहुत ही आसान शब्दों में जानने वाले हैं और लगभग ये मान के चलो कि अगले महीने ही आपकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया जो है वह प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे यह बताने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों आप देखेंगे अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश होते हैं कि जो भी आप देख पा रहे हैं सामान्य से निर्देश दिए जाते हैं सभी अभ्यर्थियों को कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन हम यहाँ पर स्पेशली बात कर रहे हैं साथियों माध्यमिक शिक्षक की। तो माध्यमिक शिक्षक में आप देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देखिएगा कि माध्यमिक शिक्षक पद हेतु हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होता है। तो ये वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे साथियों जन्म तिथि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके प्रमाणीकरण हेतु हमें 10वीं या 12वीं की मार्कशीट की जो अंक सूची होती है वह लगानी होती है और बेसिकली हम लोग 10वीं की मार्कशीट का यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन होता है, स्नातक उपाधि होती है उसमें 3 वर्षों की। अब यहाँ पर जो आपके वर्ष होते हैं या सेमेस्टर होते हैं 6 सेमेस्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमारे जो साथी होते हैं वह भी ये क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह केवल फाइनल की मार्कशीट को लगा देते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां जाकर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वह 3 वर्षों की, मतलब प्रत्येक सेमेस्टर की जो अंक सूची है हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ हम देखेंगे यदि आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थी आते हैं तो आरक्षण का लाभ लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं जैसे कि SC ST या फिर OBC वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, साथ में जो EWS वाले बच्चे होते हैं उनसे संबंधित जो भी आपके जातीय प्रमाण पत्र होंगे या मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होते हैं EWS वगैरह, उसी सत्र के आपके पास ही होना चाहिए। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जैसे मूल निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं वह भी आपके पास होना चाहिए। साथ में आप देख पा रहे हैं यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैध या नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। B.Ed की जो अंक सूची होती है या D.Ed की वर्ग 2 के संदर्भ में जितने भी सेमेस्टर हैं, जितने भी वर्ष हैं उनकी, या फिर DLED की जो मैंने आपको बताया समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की। अब यहाँ पे बार बार आपको फोकस कर रहा हूं मैं कि हमें केवल फाइनल की मार्कशीट नहीं रखना, जितने भी सेमेस्टर हैं, जितने भी वर्ष में हमने किया है उन सभी की मार्कशीट हमारे पास होना चाहिए। यदि आप आयु में छूट ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया आपके पास में होना चाहिए। उपनाम परिवर्तन, यदि आपका सरनेम परिवर्तन हुआ है, जैसे महिलाओं के केस में देखा जाता है शादी के बाद यदि आपका सरनेम परिवर्तित हो जाता है तो उस स्थिति में शपथ पत्र, ठीक है, नाम यदि उपनाम, देखो यहां से आपको ध्यान रखना है नंबर 9 में यदि केवल उपनाम परिवर्तन हुआ है तो शपथ पत्र, लेकिन नाम और उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम की प्रकाशन की प्रति होता है ना, हम लोग प्रकाशित करवाते हैं कि हमारा ये सब परिवर्तित हुआ है तो उस प्रकाशन की प्रति भी आपको यहाँ पे लगानी होती है। इसके बाद तो देखिए, तो आयु साथियों की ये जो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स थे ये आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब इनके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए बोर्ड देख लीजिए आप लोग। देखिए साथियों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन निर्देशों के आधार पर होगा दस्तावेजों का परीक्षण। अब इस कौन कौन से निर्देश होते हैं, देखिए किसी लिपि त्रुटि की वजह से दस्तावेज रिजेक्ट नहीं किया जाता। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हैं और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई लिपि की त्रुटि है तो उनकी वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है या वेरिफिकेशन उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यदि किसी दस्तावेज को अपलोड करते समय गलत दस्तावेज अपलोड हो गया है और भौतिक सत्यापन के दौरान वैधानिक दस्तावेज यदि आपके पास है तो उसे केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा कि आवेदक ने पोर्टल पर गलत दस्तावेज अपलोड किया था।
होता क्या है कि कई बार हम लोग हड़बड़ी में गलत डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देते हैं, लेकिन इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जब जाएंगे दस्तावेजों को सत्यापन करवाने, तो आप जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रस्तुत करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? चलिए और आप देखें आगे, यदि किसी की जन्म तिथि, अब ये भी देखें बहुत इंपॉर्टेंट, यदि किसी की जन्म तिथि में प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड जो ईएससी परीक्षा करवाता है और 10वीं की मार्कशीट में अगर भिन्नता है, दोनों में अलग अलग आ रही है, तो 10वीं की मार्कशीट की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, यदि किसी आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज जैसे कि अतिथि शिक्षक हैं, इनका जो पहले अपूर्ण था और अभ्यावेदन के समय प्रस्तुत किया गया है उसे मान्य किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मान्य किया जा सकता है, समय समय पर भर्ती नियम भी बदलते रहते हैं। आगे आप देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक, नगरीय विकास की शालाओं में कार्यरत अतिथियों को अनुभव का जो लाभ है वह नहीं दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, ये पॉइंट आप अच्छे समझ के जाना, बाद में से दिक्कत होती है। यदि आपने मध्य प्रदेश के स्कूलों में अतिथि में काम किया तो आपको अतिथि का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यदि केंद्रीय विद्यालय है, पॉलिटेक्निक है, नगरीय विकास की शालाओं में आपने यदि अतिथि विद्वान के रूप में काम किया तो आपको फिर उसका फायदा नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के जितने स्कूल हैं, यदि आपने उसमें अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है साथियों, आई होप आपको ये सारी चीजें मतलब काफी हेल्पफुल रही होंगी। वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 की मैं पूरी सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। किसी भी अभ्यर्थी को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी साथी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वह यदि नए हैं तो चैनल पर बने रहेंगे। आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर आने वाले समय में लगातार मिलती रहेंगी। तो जो भी शिक्षक हमारे साथी हैं और यदि वह चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।